we are generally at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the moon's surface. एक बार को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं. We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. अपने लिए बहुत खुशी की बात है. नहीं, आज अपन फर्स्ट है. अब स्पेस साइंस में आज फर्स्ट है अपन. नहीं, बताओ क्यों? ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है. हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के. बहुत ही उत्तम. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत माता की जय. और रियल में जय होनी भी चाहिए. अच्छा, आवाज आ रही होगी आपको ऑनलाइन वालों को? अच्छा, मैं बताऊं, इस हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे ना जब इसरो की, तो आपको रियल में आपकी आंखों में आंसू होंगे. जब 1962 में इनको स्पार के रूप में इसकी स्थापना हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई के सपने को साकार करने के लिए, तो अपने पास इसके लिए बजट के तौर पर सिर्फ इतना बजट था कि इनके पार्ट्स, जब फर्स्ट टाइम अपन रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, उसको पार्ट्स को ले जाने के लिए व्हीकल नहीं थे अपने पास संसाधन नहीं थे. और जब पहली बार विक्रम साराभाई के सबसे यंग साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब इन पार्ट्स को लेने गए, तो साइकिल के तौर पर, साइकिल के ऊपर और इवन बैलगाड़ी के ऊपर रॉकेट के पार्ट्स लेके आए. और आज देखो, अपन पूरे विश्व में पहला देश है जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की है, सफल उतरे हैं अपन. और अपना जो चंद्रयान 3 है, वो अपन कहां पहुंच गए हैं? अपन चंद्रमा की सतह पर. आप जितने भी देश चंद्रमा की सतह पर गए, नासा जाए या रशिया जाए या फिर आपका चाइना जाए, लेकिन आज तक जितने भी देश गए हैं वो सारे के सारे नॉर्थ पोल पर गए हैं. और अपन नॉर्थ पोल पे एक बार जा चुके हैं चंद्रयान फर्स्ट के रूप में. सेकंड अपना अनसक्सेसफुल हुआ, और आज अपन साउथ पे पोल पे जाने वाले पूरे विश्व के पहले देश है. रूस ने तैयारी की थी लेकिन लूना उसका फेल हो गया, लेकिन आज देखो अपन पहले स्थान पर है. तो रियल में उन सभी के लिए तालियां बजनी चाहिए. विक्रम साराभाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लगाकर आज तक जो काम कर रहे हैं उसके लिए, उन सभी के लिए एक बार तालियां. ठीक है, अब वापस अपन शुरू करते हैं. अच्छा, अपनी जिम्मेदारी, जब अपन सोइल पढ़ते हैं ना, तो अपनी जिम्मेदारी इसके प्रति और ज्यादा बढ़ जाती है. क्योंकि आप देखेंगे जितने भी मिशन हुए, मिशन मून, मिशन मंगल, तो मार्स का मिशन था, वो सब मिशन जितने भी जाते हैं, वहां से सबसे पहले कोई संसाधन वो टेस्ट करते हैं, रिसोर्स टेस्ट करते हैं, तो वो सोइल करते हैं. उनको चाहिए वहां की सोइल कैसी है, क्योंकि यदि सोइल वहां है और अच्छी सोइल है, इसका मतलब वहां पानी भी रहा होगा, पानी भी है, वायुमंडल भी अच्छा है, वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा है. क्योंकि जब अपने सोइल पढ़े थे तो मैं बताया था, सोइल इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. क्योंकि अच्छी सोइल इन चारों स्फीयर के इंटरेक्शन से बनती है, तब भी जाके पेडोस्फीयर बनता है. तो वो सब सोइल का सैंपल लेने, सोइल की प्रॉपर्टी चेक करने जाते हैं. बाद में उनका हो सकता है कारण रहा होगा कि वो वाटर देखने जाते हो वहां पे, और भी कुछ, लेकिन आज अपन पहले स्थान पर है और इसकी खुशी होनी चाहिए. ठीक है, और आपका जुड़ाव मुझे नहीं पता अंतरिक्ष के तौर पर या अंतरिक्ष विज्ञान में कितना है, लेकिन जब एक बाल मन में एक सपना उभर जाता है ना मन में,
वो सपना जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ता। मैं भले ही एग्रीकल्चर में आ गया, लेकिन जब मैं 11th में था तो मेरे जिस विद्यालय में मैंने मतलब जिस स्कूल में मैंने स्कूलिंग की, वहां पे इतना अच्छा माहौल रहा कि हमने 15 दिन की रॉकेटरी की, रॉकेट साइंस की ट्रेनिंग ली 11th में। जब बच्चे समझते नहीं, रॉकेट अपन सिर्फ दिवाली वाला समझते थे, और उस समय मैंने 15 दिन की ट्रेनिंग ली थी रॉकेट साइंस की। और हम जिस ग्रुप में थे, हम 5 दोस्त थे, पूरे स्कूल में लगभग 15-20 ग्रुप बने थे, तो 5 दोस्त थे। और हमारा जो रॉकेटरी का जो अच्छा हमने क्या किया, 15 दिन में हमें रॉकेट बनाना, रॉकेट की लॉन्चिंग कैसे होती है, रॉकेट कैसे जाता है, कौन सा फोर्स काम करता है, इन सब पे हमें सिखाया गया। और लास्ट के 3 दिन हमें रॉकेट बनाना सिखाया गया कि रॉकेट को कैसे बनाते हैं, कितने विंग्स लगाते हैं, कौन से टाइम। अच्छा, उस टाइम बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था कि रॉकेट में जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो रॉकेट का साइज छोटा हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, जितने भी इंजन होते हैं साइड में, जितने भी दिखते हैं वो इंजन होते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होते ही हटते जाते हैं, अंतरिक्ष में फैलते जाते हैं। तो ये सब बातें हमें बताई गई और हमने रॉकेट बनाया। हमारी टीम जो थी 5 दोस्तों की, इसमें से हम 2 आज भी सॉइल साइंस से जुड़े हुए हैं। IRA में एक बंदा PhD कर रहा है और एक मैं यहाँ पे। और वो लोग जो 11th में सपना देखे थे इसरो जाने का, और हमारे विद्यालय में जब मैं 12th में था, 2014 की बात है, 2014 की बात है, आपको देनी 2014 की बात है, तब हमारे वहां पे ओपीएस कला नाम के एक साइंटिस्ट थे जो इसरो में कभी एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ काम किया था। और वो हमारे कॉलेज में आए थे जब वो हमारा समापन था रॉकेटरी साइंस वाले का, तब वो अपनी लैब में लेके गए। मंडोर में उनकी लैब थी, आज है या नहीं है मुझे इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, उनकी उम्र भी उस समय बहुत ज्यादा थी। वो अपनी लैब में लेके गए, हम अपने स्कूल वाले सारे बच्चे लैब में गए जो रॉकेट साइंस में थे, उस प्रोजेक्ट में थे, उस ट्रेनिंग में थे। और हमने उस समय पहली बार मंगल पे जैसी मिट्टी है वैसी मिट्टी उनकी लैब में देखी। और उस समय हम दोनों के दोस्तों के मन में एक ही सपना था, यदि कहीं जाएंगे। अच्छा, हमारे साथ दुविधा ये थी कि 11th के लास्ट में थी और हमने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ऑलरेडी ले चुके थे। तो हमारा सपना ये था कि हम कभी जाएंगे जीवन में तो इसरो में साइंटिस्ट बनेंगे। इसरो में भले चतुर्थ ग्रेड का कर्मचारी बनाएंगे, लेकिन इसरो जाएंगे। अच्छा, जब मैं एग्रीकल्चर में आ गया, फिर मैंने BSc शुरू की, तो मुझे पता चला कि इसरो में जाने के लिए आपको सोइल सब्जेक्ट होना चाहिए। तो फिर मैंने सब सब्जेक्ट से ध्यान हटाकर सोइल पढ़नी शुरू की। अब मुझे नहीं पता मुझे डेस्टिनी कहाँ ले जाएगी नहीं थी, लेकिन ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है जब इन सब के बारे में सुनता हूँ। और मेरा इंटरेस्ट है शुरू से ही इन सब के बारे में, एग्रीकल्चर से ज्यादा मैं इन सब के बारे में वीडियो देखता रहता हूँ। तो इसलिए मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था 14 जुलाई के बाद कंटिन्यूसली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अब कितने किलोमीटर हैं, अब कितना लूनार एरिया रह गया, कितना और ऑर्बिट पार करने हैं, कब उतरेगा, ये सब बातें अपन बढ़िया देख रहे। तो आज जब था, और तुम बहुत लकी हो कि तुम ये बातें समझते हो। और इवन मेरी इससे पहले सुपरवाइजर में क्लास थी, तो मैं उन बच्चों को, अच्छा देखिए क्रेज देखिए उन बच्चों का, वो 1 मिनट मेरे जाने के बाद क्लास में नहीं बैठे रहते, भाग के बाहर आ जाते हैं और पानी वानी पीने मटर गश्तियां करते हैं। और आज जब मैं जा रहा था तो उन बच्चों ने बोला कि सर वो वीडियो लगा दो। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो लगाया, मैं बाहर आ गया और मैं 2 मिनट तक वहीं खड़ा रहा ऊपर 12 नंबर रूम में, एक भी बच्चा बाहर नहीं आया, सब वो वीडियो देख रहे थे। तो ये एक ऐसे इवेंट होते हैं जो मतलब हर इंसान को इमोशनली बांध के रखते हैं। मतलब आपने क्या हुआ, चंद्रमा चला गया तो चला गया, पहले भी गया था, कुछ फर्क पड़ा क्या? लेकिन आप कितने खुश हैं जैसे अपना कुछ काम हो गया हो, जैसे अपना कुछ इवेंट अचीवमेंट हो गई, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक बार आप सभी को वापस बधाई इन सब बातों की। अपन बढ़ रहे थे सोइल, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे अच्छा एक और मेरे साथ दुविधा रही, 2014 में मैं था तो उन कला सर ने हमें बताया था यदि, अच्छा अब्दुल कलाम सर को लास्ट तक मतलब हॉबी थी कि वो जाए बच्चों से मिले। तो 2016, 15 लास्ट में, 16 के शुरू में जोधपुर में उनका एक इवेंट फिक्स हो गया था कि जोधपुर में वो आएंगे अब्दुल कलाम सर और वो बच्चों से इंटरेक्ट होंगे। तो हमारे स्कूल का, क्योंकि हम स्कूल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नंबर 1 थे पूरे जोधपुर में, तो हमारा नाम रजिस्टर हो गया था स्कूल का कि स्कूल के बच्चे जाएंगे। लेकिन 27 जुलाई 2015 सर की डेथ हो जाती है। इवन बच्चों के साथ, जब बच्चों को कुछ बता रहे होते हैं आसाम में, तब उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और यदि वो 1 साल और जीते तो हमें भी सौभाग्य मिलता एक बार रूबरू होने का, एक बार देखने का, लेकिन नहीं था, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जब आपकी नीति में जो लिखा होता है वो तो कहीं टल भी नहीं सकता। लेकिन उस इंसान के देखिए जीवन भर साइंटिस्ट रहे, स्ट्रगल में अपना जीवन व्यतीत किया। जब उन्होंने अच्छा राष्ट्रपति रहे और जब अपना जो राष्ट्रपति का आवास होता है वो छोड़ा, तो उनके पास कोई, अच्छा जब भी आवास छोड़ते हैं ना राष्ट्रपति, उनके
बोर्डिंग करने के लिए, मतलब सामान ले जाने के लिए ट्रक आते हैं, और वो ऑटो में छोड़ के गए राष्ट्रपति भवन। किसमें? जब जा रहे थे तो मतलब जो ऑटो कार होती है जिसमें जाते हैं, इतना ही सामान था जो डिक्की में आ जाए, और उसमें था क्या? उनके कपड़े और किताबें, बस। तो उनको ज्यादा मोह नहीं था, और यही लोग महान लोग होते हैं। जब आप देखते हैं कि अपन बहुत सारे, जब आज आप नूह की घटना देखेंगे तो अपन जातिवाद में, धर्मवाद में बहुत उलझे हुए लोग हैं, लेकिन वो उस जाति से, उस धर्म से आने के बावजूद उनके मन में ये सब बातें नहीं थी, और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने सबको, अच्छा जब आप महान होते हैं ना, महान वही होते हैं जो सबको एक जैसे देखते हैं। और वो तो मतलब क्या, आप विंग्स ऑफ फायर आपने पढ़ी, या अग्नि की उड़ान आपने पढ़ी कभी? उनकी ऑटोबायोग्राफी है। अच्छा आप पढ़े नहीं तो एक बार यूट्यूब पे जाइएगा, अग्नि की उड़ान लिखिएगा, गुलजार साहब ने अपने वाणी में बहुत अच्छे से उसका वर्णन किया है, और आप सुनिएगा। 2 घंटे बर्बाद होंगे बिल्कुल, लेकिन उन घंटों में आप 6 से 7 बार रोएंगे। इतनी मार्मिक उनकी पूरी जीवन गाथा है, और ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए, आपको हिम्मत मिलती है। ठीक है? अरे क्लास कहाँ लेट स्टार्ट हो यार, 13 मिनट से तो मैं बोल ही रहा हूँ है? अच्छा 6 बजे क्लास का टाइम है, और अपन ने शुरू कर दी थी आज। ओके, अपन वापस बात कर रहे हैं, अपन लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो के बारे में पढ़ रहे थे, टर्बुलेंट एंड लेमिनार फ्लो। अच्छा एक बार वापस अपन पढ़ते हैं ये होता क्या है। तो जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ वाटर, ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का फ्लो किसी भी ट्यूब में या सोइल में, किसी भी ट्यूब का मतलब जो पाइप है, उस पाइप में या सोइल में 2 टाइप का होता है। एक होता है लेमिनार फ्लो, और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। इफ वाटर जिस लेयर में मूव कर रही है वो लेयर्स आपस में इंटरेक्ट नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? और इफ वाटर की लेयर्स आपस में इंटरेक्ट हो तो क्या हो कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ठीक है? अच्छा इसकी जो फ्लो वेलोसिटी होती है, लेमिनार की फ्लो वेलोसिटी, ये क्या होती है? कम होती है, लो होती है, तब वो शांत बहता रहता है पानी। जब फ्लो वेलोसिटी बढ़ेगी तो कौन सा फ्लो होगा? तो लिखिए फ्लो वेलोसिटी इज हाई। ये दोनों बातें भी लिख लीजिए, जो कल लिख रखा था उसके आगे। इंडिया इज ऑन द मून, नहीं, चंद्रमा अपने पैरों के नीचे नहीं। लेमिनार फ्लो में फ्लो वेलोसिटी लो होती है, और टर्बुलेंट फ्लो में फ्लो वेलोसिटी क्या होती है? पानी बहने की जो गति है, पानी की बहने की जो दर है वो क्या है? तेज है, तो कौन सा फ्लो होगा? टर्बुलेंट। और धीमी है तो लेमिनार। यदि लेयर्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही है तो लेमिनार, और आपस में इंटरेक्ट कर रही है तो इंटरमिक्सिंग ऑफ लेयर्स इज नोन एज टर्बुलेंस, और इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही, सेपरेटली फ्लो हो रही है तो लेमिनार। लिख दिया? आगे बढ़े। हाँ आगे हेडिंग लगाइए रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या होते हैं? रेनॉल्ड नंबर ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो डिफरेंशिएट करती है बिटवीन द टर्बुलेंट एंड लेमिनार फ्लो। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो रेनॉल्ड नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, और ये क्या करती है? ये डिफरेंस करती है किसके बीच में? लेमिनार एंड ओके। ठीक है? तो रेनॉल्ड नंबर क्या होते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं जो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं लेमिनार फ्लो में। और यदि अपन को किसी भी फ्लो का रेनॉल्ड नंबर पता है तो अपन बता देंगे
कि इसमें जो फ्लो होगा वो कौन सा होगा, लेमिनार होगा या फिर टर्बुलेंट होगा। जैसे कि इफ लेमिनार फ्लो होगा, दो प्रकार के होते हैं फ्लो, और एक कौन सा होता है, टर्बुलेंट। इफ वाटर फ्लो हो रहा है पाइप में बह रहा है पानी, तो जो रेनॉल्ड नंबर होंगे वो यदि 2200 से कम हो, 2200 से कम हो, तो कैसा फ्लो होगा, लेमिनार। और 2200 से क्या हो, ज्यादा हो, तो कैसा होगा, टर्बुलेंट। यदि आपको कोई नंबर पता है कि 2200 से यदि कम है रेनॉल्ड नंबर, तो फ्लो कैसा होगा, लेकिन पानी किस में बह रहा हो, पाइप में बह रहा हो, एक चैनल में बह रहा हो, एक जो अपना नल है उसमें बह रहा हो, या किसी भी पाइप में बह रहा हो, तो 2200 से यदि कम है तो अपना लेमिनार फ्लो, क्या, रेनॉल्ड नंबर। और रेनॉल्ड नंबर 2200 से ज्यादा है तो ये दोनों क्या है, रेनॉल्ड नंबर है। अच्छा, लेकिन सोइल पोर्स में पानी कैसा बह रहा है, लेमिनार फ्लो हो रहा है कि टर्बुलेंट हो रहा है, ये कब पता चलेगा, कि यदि रेनॉल्ड नंबर 1 से कम है तो सोइल पोर्स में पानी कैसा बहेगा, लेमिनार, और 1 से ज्यादा है तो कैसे बहेगा, टर्बुलेंट। लिख लीजिए, ये बस आपको डिजिट याद रखनी है कि 2200 से कम है तो लेमिनार फ्लो, 1 से कम है तो लेमिनार फ्लो। 2200 से कम है तो लेमिनार फ्लो किसमें, पाइप वगैरह में, चैनल वगैरह में, जो भी बड़े बड़े अपनी वाटर सोर्स है उसमें जो पानी बह रहा है, तो उसमें जो लेमिनार फ्लो होगा जब 2200 से कम होगा रेनॉल्ड नंबर, और 2200 से ज्यादा होगा तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। लेकिन सोइल में रेनॉल्ड नंबर कितना होना चाहिए, 1 से कम तो लेमिनार, और 1 से ज्यादा तो टर्बुलेंट। लिख दिया, समझ में आ गया। रेनॉल्ड नंबर क्या होते हैं, ये न्यूमेरिकल नंबर होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं किसके बीच में, लेमिनार और, लेमिनार फ्लो कब होगा, जब 2200 से कम होगा रेनॉल्ड नंबर, और 2200 से ज्यादा होगा तो। लेकिन जब सोइल की बात करें तो सोइल पोर्स में यदि 1 से कम है रेनॉल्ड नंबर तो कौन सा फ्लो होगा, लेमिनार, और 1 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो। लिख दिया, ओके। आगे लिखिए, एक हेडिंग लगाइए, पोइज ले लो, पोइज ले लो। जीआरएफ में आपके नोट्स के अलावा कितना पढ़ना पड़ेगा, तो 75% अपन कवर कर रहे हैं, यहाँ पे 25% आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी अपने लेवल पर। पोइज ले लो, बेसिक अपन सब पढ़ रहे हैं, एडवांस अपन कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन सबको, मतलब सबको टच करके आ रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा दोस्ती नहीं कर रहे। अब पोइज ले लो भी इतना ही पढ़ेंगे जितना अपने काम का है। काम का क्या है, पोइज ले लो क्या बताता है, पोइज ले लो कहता है कि जो वाटर फ्लो होगा, क्या होगा, वाटर फ्लो होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो करेगा पोर साइज के ऊपर। किसके ऊपर, पोर साइज कैसा है उसके अकॉर्डिंग, उसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा, वाटर का फ्लो। वाटर नीचे जाएगा या रुकेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पोर की साइज। कि वाटर फ्लो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ इट्स रेडियस। किसी भी पाइप, किसी भी पोर में वाटर फ्लो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर डिपेंड ऑन फोर्थ पावर ऑफ रेडियस ऑफ पोर या पाइप, पाइप की फोर्थ पावर। मतलब कि यदि जो वाटर फ्लो है वो मान लो 1 है, कितना है, 1 है, और अपन ने क्या किया, इसको डबल करना है। क्या करना है, डबल करना है, तो पोर की साइज कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 16 टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी, 16 टाइम्स। मतलब डबल किया मतलब दो का अपन को क्या करना है, 4 टाइम्स। 2 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 16।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। समझ रहे? तो ये क्या बोलता है, पोइजले लॉ लिखिए, फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर is directly proportional to fourth power of radius of 4 या 5। लिख दिया? चलो आज थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये बहुत बार, 2 बार इसने पूछ लिया है कि सर जेआरएफ के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जब मैं सोइल पढ़ा रहा हूं तो बता दो कि जिनको भी करनी। अच्छा, ये बाउंडेशन नहीं है, और ना ही अपन को एक सब्जेक्ट ज्यादा थोड़ा समझ में आ रहा है तो अपन को सिर्फ जेआरएफ कर देनी चाहिए। इससे आपका नुकसान भी हो सकता है बहुत बार। समझ रहे? कैसे नुकसान होगा कि आप जब किसी एक सब्जेक्ट का शौक पड़ जाता है ना, मतलब हॉबी हो जाती है ना, फिर आप उसी को ज्यादा पढ़ेंगे, और आप उसी को ज्यादा पढ़ेंगे तो आपकी प्री पीजी भी छूट सकती है। तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव नहीं बोलना है, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, प्री पीजी की तैयारी अच्छी। उसके बावजूद आपको समय मिल रहा है तो आप जेआरएफ कीजिए। अच्छा, यदि बच्चा जेआरएफ कर रहा था और उसको किसी ने बोल दिया कि तू प्री पीजी का भी कोर्स ले ले, ऐसे स्टूडेंट को अपनी जेआरएफ भी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि जब वो कर रहा था तो उसके माइंड सेट बहुत दिनों से था। अब मैं आपका माइंड सेट बना रहा हूं, समझ रहे हो, तो थोड़ा समय लग सकता है। तो अपन को अपनी ये तैयारी, ये प्रिपरेशन अफेक्ट नहीं करनी, लेकिन आपको समय मिल रहा है, थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर कर लीजिए। मैं आपको 4-5 बुक का नाम बता देता हूं। हाँ, एक ही डिजिट को यदि अपन को दुगुना बढ़ाना है, मतलब रेडियस को अपन डबल करेंगे, तो उसी को अपन क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फ्लो वेलोसिटी है वो रेडियस के 4th पावर पे प्रोपोर्शनल है। मतलब यदि डबल करेंगे तो मतलब अपन को क्या करना है, 2 को 4 बार गुणा करना है। और आप इस सिर्फ रूल को याद रखिए कि रूल है क्या, फ्लो वेलोसिटी 4th पावर ऑफ रेडियस, फ्लो वेलोसिटी 4th पावर ऑफ रेडियस। जैसे कि अपन पढ़ रहे थे स्टोक लॉ में, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेडियस की स्क्वायर होती है। यहाँ पे क्या है, वो था स्टोक लॉ, ये था पोइजले। वो थोड़ा छोटा नाम था तो सिर्फ स्क्वायर था, यहाँ नाम थोड़ा पोइजले, नाम बड़ा हो गया है तो अपन का थोड़ा रेडियस की पावर भी बढ़ गई। कितनी हो गई, 4th पावर। अच्छा, बुक बता देता हूं मैं। यदि आप शुरू कर रहे हैं तैयारी, आज ही शुरू कर रहे हैं, तो आपको पढ़नी चाहिए इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस, रिटन बाय, और ऑथर जो है इसके हैं माननीय डॉक्टर DK दास, वेस्ट बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल के, और इस पब्लिकेशन का नाम है कल्याणी पब्लिकेशन। ठीक है, ये फर्स्ट बुक है आपको, यदि सोइल में आपको जेआरएफ तैयारी करनी है और आज ही करनी है तो। सेकेंड, जब आप इस बुक को 1 या 2 बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं पूरी बुक को, इस बुक में आपको थोड़ा सा यदि चैप्टर छोड़ना है तो 18वां चैप्टर है ऑर्गेनिक सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, सोइल ऑर्गेनिक मैटर समथिंग कुछ चैप्टर का नाम है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी दे रखी है कि कैसे आपको सैंपल लेने हैं, पिपेट यूज कैसे करनी है, ब्यूरेट कैसे करनी है, स्लांट कैसे बनाने, वो आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको कुछ भी स्किप करने जैसा नहीं है, पूरी की पूरी बेसिक इंट्रोडक्टरी बुक है जो आपको सोइल से रूबरू करवाएगी। और इसके अलावा आप जो सोइल्स ऑफ इंडिया है उसमें आपके पीछे वेस्ट बंगाल की सोइल दे रखी है, वो भी आप नहीं पढ़े तो चलेगा, और नहीं पढ़नी है वो। सोइल्स ऑफ इंडिया के अंदर 11th चैप्टर है शायद, और उसमें दे रखी है वेस्ट बंगाल की सोइल, वो भी आपको नहीं पढ़नी। सेकेंड बुक है आपकी टेक्स्ट बुक ऑफ सोइल साइंस। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि अपनी सोइल की श्रीमद् भागवत गीता है, सारांश है, पूरे जीवन का सारांश जब गीता के अंदर है, वैसे ही टेक्स्ट बुक ऑफ सोइल साइंस रिटन बाय विश्वास एंड मुखर्जी, प्रिंस हिल्स करके कुछ पब्लिकेशन का नाम है,
ठीक है, उनकी है। लेकिन आप ये टेक्स्ट बुक ऑफ सोइल साइंस छोटी सी बुक है, ठीक है, रेड कवर की, प्लांट और सोइल का फोटो दे रखा है, छोटी सी बुक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक ऑफ सोइल साइंस। और ऐसी लगेगी इसकी लैंग्वेज जैसे ये सदियों पुरानी लिखी गई हो, समझे, लिखावट बहुत पुरानी, क्योंकि इसका एक ही एडिशन आया, ना इसमें कोई सुधार हुआ उसके बाद, ना उसको ज्यादा परखा गया, जांचा गया। क्यों? क्योंकि उसमें कोई गलतियां नहीं थी। और ये आपकी एसेंस ऑफ सोइल साइंस है, सोइल का सारांश है, पूरी सोइल को पढ़ना है। इसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं, इससे रूबरू होंगे और ये आपको सोइल की अथाह समुद्र में गहराई में उतारेगी। दोनों ही बुक जीवन भर पढ़ो, हर दूसरे दिन आपको नई लगेगी। ये लाइन अरे यार, फिर तीसरे दिन पढ़ो अरे यार, हर लाइन हर रोज नया सिखाएगी। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएंगे, एक बार एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर अगली बार पढ़ेंगे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर अगली बार 2 लाइन पढ़ेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तो ये है अथाह ज्ञान है, समुद्र बोलते हैं इसको, किसका? मर्दा का। तो आप हर बार जो भी सोइल पढ़ते हैं उनको पता है, पीएचडी वाले बच्चों जो भी ये रेफर करते हैं, इवन हमारे प्रोफेसर लोग भी इनको आज तक पढ़ रहे हैं। ये महान साइंटिस्ट हैं, ठीक है, प्रोफेसर लोग हैं ये IRA में। ये 2 बुक हो गई। तीसरी बुक आती है तीसरे नंबर पे, जब आप थर्ड ईयर में ये दोनों बुक कंप्लीट कर देते हैं या फोर्थ ईयर तक आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं, तब आपके पास एक ऑप्शन आता है। कौन सा ऑप्शन आता है? ISSS की एक बुक आती है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस। एडिशन है 2012 का, 2012 का एडिशन है। 2012 में लास्ट बार पब्लिश हुई थी। नाम है फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस, ISSS की है, ग्रीन कवर की बुक है। कौन से कवर की? ग्रीन कवर की। आपका डल ग्रीन कलर है इस भैया के जो कॉपी की लास्ट पेज वाला कलर है, हाँ ये ऐसा कलर का इसका पेज आएगा, और इसके ऊपर लिखा होगा फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस, नीचे लिखा होगा इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, पूसा भवन, न्यू दिल्ली, IRA कैंपस में, ठीक है। तो ये आपकी बुक है। अच्छा, इस बुक के बाद में एक और बुक आती है जो भी किसकी है? ISSS की है। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सोइल साइंस या सोइल साइंस एंड इंट्रोडक्शन। एक्चुअल नाम उसका है सोइल साइंस एंड इंट्रोडक्शन। ये आपकी रेड कवर की बुक है। कैसे कवर की है? रेड, ठीक है, रेड कवर की बुक है। कौन से कवर की बुक है? रेड। और ये भी किसकी है? ISSS, लेकिन इसका एडिशन है 2015 का, 2015 में प्रिंट हुई, पब्लिश हुई, दोनों ही ISSS की। ये 4 बेसिक बुक है। यदि आप खुदा न खास्ता MSc में सोइल साइंस में चले जाते हैं थ्रू PG, तो भी ये 4 बुक आप खरीद देना फर्स्ट सेम में जाते ही, ठीक है। तो आपको ज़ियारत करने की जरूरत नहीं है, आप PG में चले जाते हैं तो खरीदनी है। अच्छा, आप एग्रो डिपार्टमेंट में चले जाते हैं तो आपके पास ये दोनों बुक होनी चाहिए MSc में। कौन सी वाली? ये दोनों ऊपर वाली, ठीक है, समझ में आ गया। और आप यदि JRF एग्रोनॉमी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके पास ये दोनों बुक होनी चाहिए, ठीक है। ये 4 बुक है सब्जेक्टिव टाइप की। किस टाइप की? यदि ये 4 बुक आप रेफर करते हैं। अच्छा, और बता देता हूं, ये आपकी 900 से 1000 पेज की है, ये भी आपकी लगभग इतनी ही पेज की है, ये आपकी 300 से 400 या 500 पेज की है, लेकिन ये सबसे महंगी है। मतलब कम पेज होते हुए भी 700 रुपए, 695, 595 रुपए की कुछ प्राइस है। और ये आपकी 450 की 900 पेज समथिंग की बुक है, 800-900 ये आपकी है। लेकिन ये 4 बुक पढ़ने के बाद आप सोइल को एक अलग नजरिए से देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपके लिए नहीं है जो PG की तैयारी, जिनकी इच्छाएं हैं उनके लिए है। आपको ये बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन 4 बुक का मैटर मैंने आपको लिख पाया है। इन 4 का नहीं, इन 4 के अलावा 8 बुक, ये सारी की सारी टोटल सोइल साइंस की बुक है। अब मैं आगे बात करता हूं। आप यदि थर्ड ईयर में हैं और आपकी इच्छा अब जागृत हो गई है तैयारी करने की, तो कुछ बुक और है, जैसे कि पेडोलॉजी की जे सहगल, तो सिर्फ किसकी है? पेडोलॉजी की। यदि आपने वो 4 बुक पढ़ ली तो ये बुक आपको 15 दिन के अंदर पूरा कोर्स करवा देगी। पेडोलॉजी पूरे 15 दिन में खत्म हो जाएगी। कितने पेज की है? 400 पेज की। कितने दिन में खत्म हो जाएगी? 15 दिन, यदि वो 4 पढ़ ली आपने तो। और एक है फिजिक्स की,
एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, सोइल फिजिक्स, सोइल फिजिक्स की बुक है जिसके राइटर है A.K. शाह और उनकी वाइफ अनुराधा शाह, A.K. शाह, अरुण कुमार शाह। और यदि आपने वो चारों बुक पढ़ी है तो ये महीने भर में कंप्लीट हो जाएगी। आगे बात समझ में? ये सारी की सारी 6 बुक है सब्जेक्टिव। कितनी है? सब्जेक्टिव। अच्छा, मैं आपको ज्यादा बता नहीं रहा जितनी मैंने मेरी 3rd ईयर और 4th ईयर में पढ़ी थी। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए एक PhD के बंदे के पास सोइल की कितनी बुक होनी चाहिए? 10-15 होनी चाहिए ना, क्योंकि इतनी लिमिटेशन बुक है। और मेरे पास सिर्फ सोइल की 60 से 70 बुक है। कितनी? 60 to 70 बुक है सिर्फ सोइल की। अच्छा, 2 वजह से हैं। एक, सोइल मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और दूसरी मुझे बुक का कलेक्शन अच्छा लगता है। मेरे पास बुक, आप एग्रीकल्चर के ऑलमोस्ट सब, मैं जब यहां से जाता हूं ना तो मेरे रास्ते में सनराइज आता है, सनराइज बुक स्टोर, सूरज पोल, सॉरी, इस पे कुमारों के भट्टे चौराहे पे। और जब मैं जाता हूं तो मेरी मन 2 जगह रुकने का करता है, उसके आगे दिल पंजाबी पे, अमृतसरी ढाबे पे, और उससे पहले सनराइज पर। सनराइज पे बुक खरीद लूं और ढाबे पे मैं खाना खा लूं, 2 जगह ही करता है। और बुक मैंने कलेक्शन अच्छा खासा कर रखा है, इवन सब का। तो आप ऐसा बोलते भी है अपने कमाई का कुछ हिस्सा आपको बुक खरीदने में, ये तो सारी कैसी है? सब्जेक्टिव। अच्छा, आपको अब ये मैं आपके लिए बता रहा हूं, यदि आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, प्रीपीजी, AAO, JRF सबके लिए खरीदनी है, हाँ अभी तक का सारा आएगा, संडे को टेस्ट को 35 क्वेश्चन है मेरे, और अभी तक का सारा सब्जेक्टिव आप सबके लिए बता रहा हूं। नाम है ग्लिम्स ऑफ सोइल साइंस, ग्लिम्स ऑफ सोइल साइंस। ये आप सभी के लिए है जितने भी तैयारी कर रहे हैं आज के दिन। आज तारीख कितनी है अपनी? हाँ, अगस्त के महीने तक तैयारी करने वाले सब बच्चे के लिए जरूरी। अब आप ये वीडियो नवंबर दिसंबर में देख रहे हैं तो आपको एक बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स पढ़ लीजिए, वो भी काफी है। इस बुक के ऑथर है इटेला सत्यनारायण, और इटेला सत्यनारायण की ये बुक है ग्लिम्स ऑफ सोइल साइंस। कंबाइंड बुक है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, कुछ पोर्शन सब्जेक्टिव का देके फिर वापस ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव। और आपको मैंने जितना पढ़ाया उसका सारा रिवीजन इस बुक से हो जाएगा। ओके, तो ये आप पढ़ लीजिए। यदि जो अच्छा एग्रोनॉमी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजी के बाद टाइम बदल नहीं सकते क्या? क्या? ट्रिटाइज इसी की बहन है, सिस्टर बुक है, मतलब वो सिर्फ सब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव है। ट्रिटाइज के नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, तो आपको वो पढ़ने के खरीदने की, ठीक है, 700 रुपए की वो बुक है, 600-700 की, तो इससे अच्छा आप ये लीजिए। और ये सारे नोट्स आपको ट्रिटाइज के इसमें मिल जाएंगे, मेरे द्वारा लिखवाए गए। अच्छा, पोइज ले लो, समझ में आ गया? ये क्या होता है? फ्लो वेलोसिटी उसकी रेडियस की 4th पावर होती है। आगे लिखिए डार्की लो, डार्सीज लो। डार्सीज लो क्या बोलता है? क्या बोलता है कि फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अभी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, तो इसके लिए अपन को 2-3 बातें वापस और समझनी पड़ेगी। ठीक है, फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। लिख दिया? आगे हेडिंग लगाइए परमिबिलिटी। मैं लिखता हूं, ये लिख लिया आपने? अच्छा, इसमें एक और लाइन लिख लीजिए वाली, Darcy's law is applicable on laminar flow of water. ये जो लो है ओनली एप्लीकेबल है किसके ऊपर? लेमिनार फ्लो पे। अब आप बात करें टर्बुलेंट फ्लो पर, तो ये वेलोसिटी उसके हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड, किसके ऊपर एप्लीकेबल है? लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो में क्या होता है? इंटरमिक्सिंग नहीं होती।
1 से रेनॉल्ड नंबर कम होता है जब सोइल की बात करें, और जब पाइप की बात करें तो 2200 से कम होता है। क्या? रेनॉल्ड नंबर। लिख लिया क्या? हाँ, रेनॉल्ड नंबर। आगे लिखिए परमेबिलिटी। क्या होता है परमेबिलिटी? परमेबिलिटी क्या होती है? परमीबियल मतलब उसमें कोई भी वाटर कितना इजीली फ्लो हो रहा है, परमीबल होगा। और नॉन परमीबल मतलब उसमें इजीली फ्लो नहीं हो रहा। परमीबल का मतलब है ये सोइल है और इसमें वाटर इजीली जा रहा है तो परमीबल सोइल है, और वाटर इजीली नहीं जा रहा तो नॉन परमीबल। जा ही नहीं रहा है तो नॉन परमीबल, और कम जा रहा है तो लेस परमीबल है। समझ रहे? तो मतलब सोइल की वो कैपेसिटी जो वाटर को इजीली क्या करे, इनटेक करके उसके अंदर अपने अंदर ट्रांसमिट करे, अपने अंदर चलाएं, अपने अंदर जगह जाने दे, जगह दे, वो ज्यादा परमीबल होगी। और यदि नहीं जाने दे रही तो वो परमीबल नहीं होगी। तो परमीबल क्या होती है? परमीबिलिटी क्या होती है? ease of soil to transmit the water or air। यदि सोइल की वो इजीनेस, सोइल की वो आसानी कि वो वाटर को क्या कर दे, अपने अंदर ट्रांसमिट होने दे, वो क्या कहलाती है? परमेबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ईज ऑफ सोइल टू ट्रांसमिट वाटर इज नोन एज परमेबिलिटी। लिख दिया? तो परमेबिलिटी क्या होती है? ईज ऑफ सोइल टू ट्रांसमिट द वाटर, या इजीनेस ऑफ सोइल विच ट्रांसमिट द सोइल वाटर। सोइल वाटर को इजीली वो ट्रांसमिट करना चाह रही तो क्या होती है? परमेबिलिटी होती है। क्या होती है? परमेबिलिटी। अच्छा, जो परमेबिलिटी होती है इसको अपन बहुत बार हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ये क्या होती है? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसमिशन किसके अंदर? सोइल के अंदर। मतलब एक यूनिट टाइम में कितना पानी फ्लो हो गया, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ सोइल टू ट्रांसमिट वाटर इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना वाटर ट्रांसमिट कर रहा है उसकी कैपेसिटी क्या कहलाएगी? अच्छा, परमेबिलिटी की बात करते हैं तो अपन उसमें किसकी बात नहीं करते? टाइम की बात नहीं करते। यहां टाइम क्या है? यूनिट। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना पानी नीचे चला गया, ये क्या होगी? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। क्या होगी? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, बाकी कुछ भी याद नहीं करना। कैपेसिटी ऑफ सोइल टू ट्रांसमिट वाटर इन यूनिट टाइम इज नोन एज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। अब जब वाटर कितना अंदर गया है एक समय में तो क्या हो गया? अंदर जाना मतलब लेंथ कितनी डिसाइड की है, और पर सेंटीमीटर। क्या होता है? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। और यहां पे एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सोइल पर, सोइल की प्रॉपर्टीज पर, और वाटर या जो मीडियम या जो पानी जो जा रहा है, जो परमिबल हो रहा है, उस दोनों के ऊपर निर्भर करती है। सोइल की प्रॉपर्टीज पर और वाटर की प्रॉपर्टीज पर, दोनों के ऊपर निर्भर करता है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी में वाटर के साथ एयर नहीं हो सकता, परमिबिलिटी में हो सकता है। परमिबल वाटर के लिए भी हो सकती है और एयर के लिए भी हो सकती है, लेकिन जब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की बात करें तो सिर्फ अपन वाटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? और जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है वो मीडियम की प्रॉपर्टी और सोइल की प्रॉपर्टी दोनों पर निर्भर करती है। तो लिखिए, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज डिपेंड्स ऑन, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज डिपेंड्स ऑन
मीडियम, मीडियम कौन है? वाटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। लिख दिया? लिख दिया? फ्लो कितने टाइप का था? लेमिनार और टर्बुलेंट। यहां तक ऐसे कोई बात? अच्छा, अब जो फ्लो ऑफ वाटर है इन सोइल, ये वापस टू टाइप का है। कितना टाइप का है? एक है सैचुरेटेड फ्लो और एक है अनसैचुरेटेड फ्लो। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कितने टाइप का है? टू टाइप का है। सैचुरेटेड फ्लो की बात करें, सैचुरेटेड फ्लो की बात करें तो सैचुरेटेड फ्लो जो होता है वो जब होगा जब ऑल पोर्स जो है सोइल के वो भरे हुए हैं। जब सारे पोर भरे हुए हैं और पानी बह रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, तो वो कौन सा फ्लो होगा? सैचुरेटेड। मान लीजिए अपनी सोइल है और सोइल के सारे पोर्स पानी से भरे हुए, पानी यहाँ ऊपर की ओर है, और अब ये पानी जो अंदर जा रहा है ये फ्लो कौन सा फ्लो है? सैचुरेटेड फ्लो। और मान लीजिए पानी नहीं है, पानी कम है, और जब पानी नीचे तो जाएगा ही जाएगा, तो वो जो फ्लो होगा वो कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड फ्लो। अनसैचुरेटेड फ्लो दो टाइप के फ्लो है। पानी यदि ज्यादा है तब, और पानी जब कम है। तो जो सैचुरेटेड फ्लो होता है ये कब होता है पानी के अंदर? जब पानी के सारे पोर्स भरे हुए हो। और मुझे बताओ पानी के सारे पोर्स कब भरते हैं? फील्ड कैपेसिटी पे। फील्ड कैपेसिटी पे 100% पोर भरे होते हैं। मैक्सिमम जो भी फील्ड कैपेसिटी पे आएंगे तब अपने क्या है, लगभग पोर भरे हुए नहीं होते, माइक्रो पोर्स भरे होते हैं। फील्ड कैपेसिटी पे कौन से पोर भरे होते हैं? मैक्रो। लेकिन फील्ड कैपेसिटी, अब वो फील्ड कैपेसिटी से ज्यादा पानी है तो पोर भर जाएंगे। तो यदि 1/3 बार से ज्यादा, किस पर? यदि ज्यादा की बात करें तो नहीं, यदि कम पर, कम टेंशन पर वाटर का जो फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा? मतलब किसकी तरफ? जीरो की तरफ, मतलब मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की तरफ, मतलब पानी ज्यादा होने की उसकी तरफ। कौन सा होगा? सैचुरेटेड। और यदि 1/3 बार से ज्यादा टेंशन है, सोइल टेंशन क्या है? ज्यादा, तो फ्लो कौन सा होगा? अरे भैया यहाँ पानी ज्यादा है तो सैचुरेटेड, यहाँ पानी नहीं है तो अनसैचुरेटेड। पानी नहीं है और फ्लो हो रहा है, मतलब कम है और फ्लो हो रहा है तो अनसैचुरेटेड। पानी ज्यादा है और फ्लो हो रहा है तो यदि क्वेश्चन आ जाए द फ्लो ऑफ वाटर व्हेन वाटर प्रेजेंट is more than filled capacity is known as saturated. Flow of water when water present less than filled capacity unsaturated. दोनों लिख लीजिए। इन दोनों में पानी कहां ज्यादा है? कम कहां है? अच्छा मुझे बताओ फ्लो ऑफ वाटर कौन से पोर्स ज्यादा करेंगे, मैक्रो या माइक्रो? मैक्रो। माइक्रो तो रोक देते हैं। अच्छा मुझे बताओ मैक्रो पोर में पानी इन दोनों में कहां रहेगा? सैचुरेटेड में। तो मुझे बताओ मैक्रो पोर्स से पानी फ्लो, कौन सा फ्लो ज्यादा होगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। अरे मैक्रो पोर किस में होते हैं? सैंड सोइल में। कौन सी सोइल में? तो मुझे बताओ सैंड में कौन सा फ्लो ज्यादा होगा और क्ले में कौन सा? आया समझ में? आपको नहीं आया? अरे सरफेस टेंशन नहीं है, ये सोइल वाटर टेंशन है। सोइल वाटर या सोइल सरफेस टेंशन जब कम होगा तो सैचुरेटेड फ्लो होगा। सरफेस टेंशन जब कम होगा, हाई होगा तब नहीं। सरफेस टेंशन क्या होगा?
कम। अरे भैया सरफेस को टेंशन हो रही है, मतलब पानी क्या है? जब सरफेस को टेंशन नहीं है तो पानी क्या है? और जब पानी ज्यादा है तो क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोइल। और जो सैचुरेटेड सोइल में फ्लो होता है उसको सैचुरेटेड फ्लो, और जो अनसैचुरेटेड में होता है वो अनसैचुरेटेड फ्लो। तो पानी दोनों में कहां कम है? अनसैचुरेटेड में। तो टेंशन कहां ज्यादा होगी? अनसैचुरेटेड। टेंशन कम कहां होगी? तो फ्लो कौन सा होगा? सैचुरेटेड फ्लो में क्या टेंशन? अच्छा, सैचुरेटेड फ्लो में माइक्रो एंड मैक्रो दोनों पोर क्या है? और माइक्रो पोर पानी को ज्यादा फ्लो कौन करता है? तो मैक्रो पोर किसमें भरे हुए हैं? तो मैक्रो पोर फ्लो किसमें ज्यादा करेंगे? सैचुरेटेड फ्लो। और मैक्रो पोर कौन सा सोइल में ज्यादा होता है? तो सैंडी सोइल में कौन सा फ्लो ज्यादा होता है? और क्ले, अरे क्ले कर लेता है, क्ले के अंदर भी मैक्रोपोर है, लेकिन मैक्रोपोर में पानी ही नहीं है, तो बेचारा कहां से करेगा? अब बचा कहां? माइक्रोपोर में। और माइक्रोपोर किसमें ज्यादा होते हैं? तो क्ले सोइल में कौन सा फ्लो ज्यादा होगा? यहां तक लिख लिया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया यार? इसकी फेस देख के मुझे डाउट होता रहता है हमेशा, क्योंकि ये ना जब तुम समझ जाता है तो तुम्हारे सामने देखता है, तुम समझ में आ गया? अच्छा देखिए, सैचुरेटेड फ्लो जो होता है, सैचुरेटेड फ्लो, ये सबसे ज्यादा होगा सैंड में, उससे कम होगा लॉम में, और सबसे कम होगा क्ले में। लेकिन जब बात करें अनसैचुरेटेड फ्लो की, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? क्ले में। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड में माइक्रोपोर्स में पानी, और मैक्रोपोर सबसे ज्यादा किसमें? सैंड में। सैंड में तो पानी ही नहीं है, क्योंकि सैंड के मैक्रोपोर्स में पानी नहीं है, माइक्रोपोर्स में जाने नहीं देगा। अब सबसे ज्यादा पानी कहां है? क्ले में। और पानी क्ले में ज्यादा, तो फ्लो भी कहां ज्यादा होगा? क्ले में ज्यादा होगा। एक बार बताओ सर, क्या बताऊं? लिख दिया? अच्छा, ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो वापस समझा देता हूं। ये सोइल है, ये सोइल है, ये है आपकी सैचुरेटेड, और ये है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है? सैचुरेटेड में मैक्रो और माइक्रो दोनों में क्या होता है? वाटर। माइक्रोपोर ज्यादा वाटर का फ्लो थोड़ा बहुत करते हैं, तो मैक्रो में जितना भी पानी होगा चला जाएगा। तो अब सैचुरेटेड मैक्रो में पानी पड़ा है तो चला जाएगा। और मैक्रोपोर किसमें ज्यादा होते हैं? सैंड में। तो जब मैक्रोपोर ज्यादा है, पानी भी ज्यादा है, तो मैक्रोपोर को क्या दिक्कत आ रही? पानी को बहने दे रहा है। सैचुरेटेड में पानी कहां बहेगा? मैक्रोपोर में। तो मैक्रोपोर किसमें ज्यादा होता है? सैंड में। सबसे ज्यादा सैंड में, फिर लॉम में, और फिर क्ले में। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैक्रोपोर किसमें ज्यादा है, और मैक्रोपोर किसमें ज्यादा है? सैचुरेटेड सोइल। अरे सैंडी सोइल में। कौन सोइल में? अब अनसैचुरेटेड की बात करें, इसमें मैक्रोपोर में पानी है ही नहीं, किसमें पानी? ओनली माइक्रोपोर्स में। तो अब मैक्रो किसी में ज्यादा हो कम हो कोई फर्क? अब ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? माइक्रोपोर। और माइक्रोपोर्स किसके ज्यादा? क्ले। तो क्ले सोइल में ज्यादा पानी जहां है वही तो फ्लो करेगा। यहाँ तो बेचारे मैक्रोपोर तो गरीब पड़े है ही नहीं, पानी क्या फ्लो करेंगे? तो सैंडी सोइल का कोई मतलब, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोपोर क्या है? कम है। तो माइक्रोपोर सबसे ज्यादा किसमें? क्ले में। तो फ्लो भी किसमें ज्यादा? क्ले। सैचुरेटेड वाटर जो कंडक्टिविटी है, सैचुरेटेड फ्लो जो है, डिपेंड्स ऑन मैक्रोपोर्स, बट अनसैचुरेटेड डिपेंड्स ऑन टोटल पोरोसिटी। टोटल, और टोटल पोरोसिटी किसकी ज्यादा? क्ले की। किसकी ज्यादा? सबसे कम किसकी? वेरी गुड। अब आगे हेडिंग लगाइए। मैं जब भी क्लास में आता हूं ना, मुझे डर लगता है कि मैं ये बात बच्चों को कैसे समझाऊंगा, कि मुझे तो समझ में आ रखी है, लेकिन ये टॉपिक थोड़े हार्ड लगते हैं। फिजिक्स है, टोटली पूरी फिजिक्स है ये, और फिजिक्स समझनी थोड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन जब मैं समझाना शुरू करता हूं ना, तो मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम भी टैलेंटेड हो यार, तुम पे भी मतलब गर्व किया जा सकता है। तुम बस प्रैक्टिस करो, बार बार ये पढ़ के आओ,
एक टाइम में आप तो मेरे से भी ज्यादा जानोगे सोइल में, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो नई पीढ़ी आती है ना, उनका माइंड का लेवल जो होता है वो ज्यादा होता है, और जो ये पुरानी पीढ़ियां गई ना, उनका माइंड का लेवल कम है। लेकिन पुरानी पीढ़ियों ने मेहनत ज्यादा की थी, अपने पास संसाधन ज्यादा है, उनको संसाधन बनाने पड़े थे। अपने पास आज बुक खरीदना जाए, बुक मिल जाती है इजीली, सोइल की इजी अच्छी से अच्छी बुक मिल जाएगी। उनके पास नहीं थी, तो वो नोट्स बनाते थे, और अपन नोट्स बने हुए उस पर डिपेंड हो गए। अपना दिमाग का लेवल ज्यादा है, लेकिन अपन यूज अपन क्या कर रहे हैं, उन सब चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं जो बन के आ गई है, अपन खुद का बनाना चाहते। इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ आप ज्यादा से ज्यादा, अच्छा बहुत सारे बच्चे हैं ना, जब प्री पीजी की तैयारी करते हैं ना, पहले प्री पीजी में एमपीटी पेपर बनाता था, एमपीटी आती थी पेपर आपका, जो रेफरेंस बुक चलती है मार्केट में सबसे ज्यादा, ये हाँ ये नेमराज सुंडा वगैरह, ये बुक के पूरा का पूरा लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ जाते थे। लेकिन जब से कोटा और कोटा के बाद जोधपुर ने पेपर बनाना शुरू किए हैं, तो पेपर के लेवल बढ़े हैं। आप देखिए उन क्वेश्चन पेपर, आप 2016-17 का पेपर देखना, और आपको 2022-23 का पेपर, 21-22-23 का पेपर देखना, आपको रात दिन का अंतर लगेगा। और उनकी मतलब जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर की, उनकी भी दरमियान मतलब उनकी जो धरातल है वो हिल गया है पूरा, पता नहीं चल रहा कहाँ से आ रहे हैं, पढ़े ही नहीं है तो कोर्स में, ठीक है। तो ऐसी हालत हो गई। तो ये अब कहां से पढ़ पाएंगे आप, यदि आपका सब्जेक्टिव क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कर पाएंगे। जैसे कि सोइल में इस बार क्वेश्चन आया था नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, आपने पेपर देखा है, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन का एक सोइल में क्वेश्चन आया था। रिपल्सन ऑफ कैटाइंस फ्रॉम सोइल सरफेस, सोइल सरफेस पे चिपकने चाहिए, लेकिन चिपकने की बजाय क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं, रिपल हो रहे हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। और पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख रही है, रिपल्सन ऑफ कैटाइंस फ्रॉम सोइल सरफेस इज नोन एज, और नीचे लिख रखा था और एक ऑप्शन नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। बहुत आप सुना ही नहीं, ये रट रखा। और किसी भी किताब में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप की है, फिर जो वन लाइनर है, उसमें डेफिनेशन नहीं लिख रखी। अब वो बच्चा जिसने सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ा है कर लिया, जिसने नहीं पढ़ा है वो नहीं कर पाएगा। अब इंट्रिंसिक परमेबिलिटी ये भी कहीं नहीं लिखी हुई है, लेकिन अपने नोट्स में अब ये इसका क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, जहां दोनों प्रॉपर्टीज पर डिपेंड कर रही थी, मीडियम और सोइल की प्रॉपर्टी, लेकिन इंट्रिंसिक परमेबिलिटी ओनली सोइल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। तो लिखिए डिपेंड्स ओनली सोइल प्रॉपर्टीज। किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसको मीडियम से कोई मतलब नहीं, सोइल वाटर से कोई मतलब नहीं है। बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर फ्लो या वाटर फ्लो मैकेनिज्म इज ओनली डिपेंड ऑन सोइल प्रॉपर्टीज, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, परमेबिलिटी, एक और कोई फ्लो वेलोसिटी, एंड थर्ड वन इज इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। तो एकमात्र इंट्रिंसिक परमेबिलिटी ऐसी कैरेक्टर है, ऐसा मैकेनिज्म है जो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, और इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये दो बातें इसमें आपको याद रखनी। रख लोगे? अच्छा एक लास्ट और लाइन लिख दो, लिखो परमेबिलिटी क्लासेस was given by ओ नील। क्या नाम है? ओ नील। कितनी क्लास है तो याद रखना 7 क्लास। प्रोबेबिलिटी की कितनी क्लास है? 7 क्लास। ओ नील, क्या नाम है? ओ नील। और कितनी क्लास है प्रोबेबिलिटी की? 7 क्लास। ये दोनों सोइल मेट्रिक पोटेंशियल
एस्टिमेट करने के इंस्ट्रूमेंट है। क्या एस्टिमेट करते हैं? सोइल मेट्रिक पोटेंशियल। कहाँ यूज होते हैं? लैब में। जो टेंशन टेबल है वो एक बार से कम टेंशन को बताएगी, और जो ये वाली है वो 1 से 15 बार तक बताएगी। टेंशन टेबल एक मेथड है जो आपका लैब में यूज होता है सोइल मेट्रिक पोटेंशियल या सोइल मेट्रिक टेंशन देखने के लिए। इसी का नाम इसलिए क्या लगा इसका, आप यहां लिख दीजिए, पोटेंशियल से कंफ्यूज है। पोटेंशियल भी हो सकता है लेकिन पोटेंशियल नेगेटिव होगा और टेंशन पॉजिटिव। तो सोइल मेट्रिक टेंशन कैलकुलेट करने की लेबोरेटरी मेथड है दो। क्या नाम है? टेंशन टेबल और प्रेशर प्लेट। ये एक बार से कम होगा वाटर पोटेंशियल या टेंशन तो देखेगा, और ये 1 से 15 बार। लिख लीजिए। 2 मिनट का समय है, 4 बातें और बतानी है, फिर अपना सोइल वाटर आज कंप्लीट हो जाएगा। हफ्ते पर से ज्यादा हो गया इसको पढ़ते हुए। मुझे लगता है सबसे ज्यादा नोट्स भी इसी के होंगे। नहीं, आज अपन इसको मारेंगे गोली, भले 2 मिनट ऊपर ज्यादा लग जाए। लेबोरेटरी मेथड है सोइल मॉइस्चर टेंशन ज्ञात करने का। अच्छा, पीयूष बताएगा सोइल मॉइस्चर मेट्रिक टेंशन ज्ञात करने का फील्ड मेथड कौन सा है? सोइल मेट्रिक टेंशन कैलकुलेट करने का, एस्टिमेट करने का फील्ड मेथड लिखवा रखा है मैंने। वॉल्यूमेट्रिक टेंशन बताता है। हाँ राजा, वेरी गुड। टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर कहां यूज करते हैं? फील्ड में। क्या बताता है? मेट्रिक टेंशन बताता है। और उसी का अल्टरनेट ये दोनों मेथड है, लेकिन कहां यूज होंगे? लैब में यूज। ठीक है, ये दिक्कत होती है अपन जब पढ़ेंगे नहीं तब। क्वेश्चन ऐसे घुमा के आएंगे। कितना इजी आंसर है टेंसियोमीटर है। टेंसियोमीटर क्या बताता है? मेट्रिक टेंशन बताता है। कहां बताता है? लैब में, फील्ड में बताता है। कौन सी सोइल में बेस्ट है? सैंडी। क्ले सोइल में यूज नहीं होगा। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के 2 मेथड है लेबोरेटरी। फॉलिंग हेड मेथड, कांस्टेंट हेड मेथड। ठीक है, और फील्ड का मेथड है, उसको बोलते हैं अपन ऑगर हॉल मेथड। लिख दिया। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन फर्स्ट टाइम पढ़ाया था ना मैंने। फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। एंड इनफिल्ट्रेशन किससे कैलकुलेट करते हैं? इनफिल्ट्रोमीटर। कौन सा मीटर? इनफिल्ट्रोमीटर। ठीक है, ऑगर, AUGER। ऑगर नहीं देखा आपने? ऑगर सोइल सैंपलिंग करने के काम आता है? बताएंगे अपन एक दिन फिर कभी, सैंपलिंग के टूल्स दिखाएंगे ना जब, तब हैं। क्या होता है? अरे वो अलग है। न्यूट्रिएंट अगार जो है वो अलग बात है, वो सीवीड से आता है। वो जो अगार है आपका वो मीडियम की तरह काम करता है, जिसके अंदर, जिसके ऊपर बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह फ्लो करते हैं, मतलब ग्रो करते हैं। वो अगार अलग है, वो सीवीड एक्सट्रेट है, वो न्यूट्रिएंट अगार है। ये ऑगर है। ये ऑगर होता है सोइल सैंपलिंग का, लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? लोहे का, जिसको अपन खोद के उससे मिट्टी निकाल सकते हैं और मिट्टी का अपन सैंपलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये अगार अलग है। ट्यूब अगार आता है, स्पाइरल अगार आता है।
ठीक है, वो अगार जो है वो अगार अलग है, वो एगार है। और वो एगार जो होती है वो क्या काम आती है, वो न्यूट्रिएंट रिच मीडियम होता है, मीडियम फॉर कल्चर, कल्चर ग्रो करने के मीडियम होते हैं, जो प्लांट पैथोलॉजी में यूज आती है, माइक्रोबायोलॉजी में यूज आती है। और ये अपन को सोइल है, लोहे का बना है, उठेगा भी नहीं। ठीक है, अरे ऑगर है यार, अगार नहीं है, लिख दिया। ओके यार, अब कल पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट अपना वाटर कंप्लीट हो गया है, कल अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे आप कुछ। अब मुझे एक बार एक दिन आप गिन के बता दो ना, पेज कितने हो गए सोइल वाटर के।